डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन के लेक्चर 2 में उपस्थित हुए हैं। लेक्चर 1 जब तक आप नहीं देखोगे तब तक लेक्चर 2 आपको ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पिछले यानी लेक्चर 1 वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट की। वो विषय क्या है तो आप याद रखिएगा, विलयन जो होते हैं, विलयन में दो अवयव होते हैं। विलयन में दो अवयव कौन कौन होते हैं? विलेय और प्लस विलायक। तो पिछले लेक्चर वीडियो की कुछ बातों को हम रिपीट कर देते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें दोनों पदार्थ जो मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, वो अक्रियाशील होते हैं, आपस में क्रिया नहीं करते हैं। विलेय जिसको बाहर से डालते हैं वो विलेय है, और जिसमें डालते हैं वो विलायक है। यदि विलायक की मात्रा अधिक है तो विलयन तनु होता है, यदि विलेय की मात्रा अधिक है तो जो विलयन होता है वो सांद्र होता है। इसके बाद आपने विलेय और विलायक दोनों की संख्याओं के आधार पर विलयन को द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुसंगी में बांटा था। आज हम लोग विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को बांटेंगे। ध्यान दीजिए, जनरली अगर ये विलायक जल होता है तो उसको हम बोलते हैं जलीय विलयन। ये जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन, राइट। कब? जब विलायक जल होगा तब। तो विलयन में जब भी विलायक जो जल होगा तब उस विलयन को हम जलीय विलयन यानी इक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। जलीय विलयन मतलब इक्वस, इसी को इक्वस को AQ से डिनोट किया जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो इक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, राइट। गौर कीजिएगा, यदि ये जो विलायक है वो जल नहीं होता है और कुछ हो जाए, और कुछ जैसे बेंजीन हो जाए या अल्कोहल हो जाए या क्लोरोफॉर्म हो जाए, राइट। तो ये जब भी विलायक बेंजीन, अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म हो जाएगा तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे अजलीय विलयन यानी नॉन इक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली चीज आपको पता चली कि विलयन में दो अवयव थे, विलेय और विलायक। ये पिछले वीडियो लेक्चर में ही क्लियर है। अगर इस विलयन में दो भी अवयव हैं, विलेय और विलायक, यानी दो अंग हैं, दो भाग हैं। अगर विलायक जल होगा तो विलयन जलीय विलयन कहलाएगा, लेकिन यदि जल नहीं होगा तो क्या होगा? बेंजीन हो जाए, अल्कोहल हो जाए, क्लोरोफॉर्म हो जाए, या इसके अलावा और भी बहुत से हैं विलायक, ईथर हो जाए, तो उनको हम बोलेंगे अजलीय विलयन। अजलीय विलयन का मतलब क्लियर हो गया कि विलायक जल नहीं होगा, जल को छोड़कर कुछ दूसरा हो सकता है, राइट। अब ध्यान दीजिए, जब विलायक बेंजीन होगा तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन विलयन, ठीक है। और यदि विलायक अल्कोहल होगा तो इसको बोलेंगे अल्कोहलिक विलयन। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मार्केबल पॉइंट है ये सब, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म होगा तो ये क्लोरोफॉर्म विलयन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म विलयन, ठीक है। गौर कीजिएगा, यदि यहां पर ईथर हो गया तो ईथर भी जल नहीं है, तो ये अजलीय विलयन का ही उदाहरण ही है सब। लेकिन अगर ईथर हो गया तो इस विलयन का नाम हो जाएगा ईथर विलयन। तब आपको ये पता चल गया कि अगर आपसे बाय द वे कहीं भी अगर आपसे पूछ दे कि बेंजीन विलयन में विलायक कौन होगा? बेंजीन। अल्कोहलिक विलयन में विलायक कौन होगा? अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म विलयन में विलायक कौन होगा? क्लोरोफॉर्म। ईथर विलयन में विलायक कौन होगा? ईथर, राइट। तो ये जितने ये लिखे हो जिसमें जल विलायक नहीं है वो सब अजलीय विलयन है, कंबाइंड रूप से। लेकिन अगर विलायक जल हो जाता है तो उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं जलीय विलयन यानी इक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्रैकेट में AQ से सूचित करते हैं, इक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है। यह है नॉन इक्वस सॉल्यूशन यानी अजलीय विलयन, क्लियर। इसी के आधार पर अगर बात करें तो ये जो विलेय होगा ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। तो उसी तरह ये जो विलायक है वो जल और अजलीय तो के बाद की बात है। ये जल और अजलीय के बाद अगर बात करेंगे तो ये जो विलायक होगा वो भी ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, राइट। तो इस भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके? विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हम लोग 9 भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो अगर विलायक ठोस होगा तो उसको ठोस विलयन बोलेंगे, अगर विलायक द्रव होगा तो द्रव विलयन बोलेंगे, अगर विलायक गैस होगा तो उसको गैसीय विलयन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पैटर्न है,
बांटने का, भौतिक अवस्था के आधार पर। जल और जल नहीं रहेगा तो क्या होगा वो आपको बता दिए, पिछली क्लास में संख्या के आधार पर भी बता दिए, मात्रा के आधार पर तनु और सांद्र क्या होता है वो भी पिछली लेक्चर पे बता चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी बात करने वाले थे जलीय अजलीय की। तो जलीय विलयन कौन है, अजलीय कौन है, क्लियर हो गया। उसके बाद बात करने वाले हैं विलयन को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, 9 भाग में बांटे हैं। तो वो 9 भाग कौन कौन से हैं, उसको हम कैसे बांटे हैं, उसका उदाहरण क्या होगा, प्रकार क्या होंगे। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी क्लियर किया कि विलय विलायक ठोस द्रव गैस हो सकते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भाग में बांटा गया है, 9 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं वो देखिएगा। तो पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा 9 का, ठीक है। आप लंबा बॉक्स बना लीजिएगा, हम यहीं पर इसका काम चला रहे हैं। पहले वाले में आप विलायक को रख दीजिए, ठीक है ना, या विलयन का प्रकार लिख दीजिए। यहाँ पे विलयन है, वो कौन सा विलयन है उसका नाम क्या होगा, क्योंकि अगर ठोस होगा विलायक तो वो ठोस विलयन होगा। यहाँ पे विलायक डाल दीजिए, अगले वाले में आप विलेय डाल दीजिए, और अगले वाले में आप उदाहरण डाल दीजिए। उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण को भी तो समझना है। तो अब हम बात करते हैं ठोस विलयन की। हमने विलयन का नाम क्या दिया, ठोस विलयन। तो ये बात फिक्स कर लीजिए कि ठोस विलयन है तो विलायक ठोस होगा, क्लियर। यहां विलायक हर एक स्थिति में ठोस होगा। तो इसमें कितने कंडीशन, 3 हैं, ये 3 कंडीशन हो गए। अब बोलिएगा 3 कंडीशन कहां से, ध्यान दीजिए, विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस, या विलायक ठोस और विलेय क्या हो गया द्रव, और विलायक ठोस और विलेय क्या हो गया गैस, हो गए ना 3 कंडीशन। अब इसके नीचे भी हम लोग इस तरह बनाएंगे, लेकिन इसको पहले समझ लें तो नीचे वाला काम करेगा। इसी तरह इसके नीचे आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए क्या होता है, विलयन ठोस विलयन कब कहलाएगा, जब विलायक क्या होगा ठोस होगा। उसी तरह द्रव विलयन में भी 3 कंडीशन और गैसीय विलयन में भी 3 कंडीशन आएंगे। तो 3, 3, 6 और 3, 9 प्रकार के विलयन हो जाएंगे। अब इन कंडीशनों का हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल क्या, तो ठोस में ठोस, यानी विलायक भी ठोस विलेय भी ठोस। तो विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो जितनी मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुओं हैं, किसका उदाहरण हो सकती हैं, ठोस में ठोस का, क्योंकि उसमें एक की मात्रा कम होगी और एक की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे पीतल है तो पीतल भी इसका उदाहरण हो जाएगा। Cu में आप Zn डाल दीजिए, ये उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि Cu में Zn को डालिएगा तो मिश्रण बनेगा। एक धातु है एक विधातु है, दोनों ठोस हैं, लेकिन जब पीतल की बात करेंगे तो एक का परसेंट होता है 60%, एक का होता है 40%। एक विलेय का काम करेगा और एक विलायक का काम करेगा। जैसे सोना ही है, गोल्ड, Au में आप अल्प मात्रा में अशुद्धियां मिला देते हो, क्योंकि शुद्ध सोने का यूज तो हम करते नहीं है। तो जब धातु में हम अशुद्धियों को मिला देते हैं, यानी मिश्र धातुओं को बना देते हैं, तो जितनी मिश्र धातुएं होंगी वो सब ठोस में ठोस का उदाहरण होंगी, ठीक है ना। तो यहां अन्य मिश्र धातुएं लिख देते हैं कि आपको पता चल जाएगा। जितने प्रकार की मिश्र धातुएं होंगी सभी ठोस में ठोस का उदाहरण होंगी, क्लियर है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक की मात्रा अधिक होगी और एक की मात्रा कम होगी। तो Cu में Zn एक उदाहरण दे दिए, और इसके बाद अन्य जितनी भी मिश्र धातुएं हैं। दूसरे पॉइंट को पकड़िएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, विलायक ठोस है लेकिन विलेय कौन है, द्रव है। इस चीज को आप कहीं रफ जगह पे नोट कर लीजिएगा, इसलिए यहां पर हम थोड़ी जगह रख दिए हैं अपने लिए कि हमारे लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको इस साइड में भी हम समझा सकते हैं। आप अपने पैटर्न को नीचे ही लेकर चलिएगा। एक शब्द आता है अमलगम, कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट में आप लिखकर
तब हम उदाहरण चालू करेंगे। कहीं आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पर चालू करते हैं। नोट ये अलग से है। एक शब्द आता है अमलगम। अमलगम, अमलगम क्या है? ये सवाल होता है आपका कि अमलगम क्या है। तो जब भी किसी धातु के साथ आप मरकरी को मिला दोगे Hg को, तो धातु अमलगम बनेगा, उसको बोलेंगे धातु अमलगम। लेकिन इसमें एक धातु को छोड़ देना है, किसको? Fe को छोड़कर, Fe को छोड़कर, Fe को छोड़कर यानी आयरन को छोड़कर सभी धातुएं अमलगम बना देंगी, बशर्ते वो रेडियो सक्रिय नहीं हो। जैसे आपसे कोई बोले जनरली सोडियम अमलगम, तो सोडियम प्लस Hg बराबर सोडियम अमलगम। कोई बोले जिंक अमलगम, जिंक अमलगम का मतलब Zn प्लस Hg मतलब जिंक अमलगम। कोई बोले कॉपर अमलगम, कॉपर अमलगम का मतलब हो जाएगा Cu प्लस Hg बराबर धातु की जगह पर धातु का नाम, कॉपर है ना धातु, तो कॉपर अमलगम। तो धातु जो भी मिला होगा यहां पर रहेगा। जैसे हम बोले सोडियम तो Na प्लस Hg, कैल्शियम Ca प्लस Hg, मैग्नीशियम Mg प्लस Hg, जिंक Zn प्लस Hg, कॉपर Cu प्लस Hg। अब नाम में जो भी धातु मिलाया हो वो धातु का नाम रहेगा। जैसे सोडियम तो सोडियम अमलगम, जिंक तो जिंक अमलगम, कॉपर तो कॉपर अमलगम, कैल्शियम तो कैल्शियम अमलगम, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम अमलगम, लेकिन Fe को छोड़कर। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें धातु की मात्रा अधिक होती है और Hg की मात्रा कम होती है। Hg जो है ये द्रव है, धातु है लेकिन ये द्रव है। लेकिन ये जो धातुएं होंगी ये क्या होंगी? ठोस होंगी। ठोस धातु को डालना है, द्रव में द्रव मत डाल दीजिएगा। ये जो धातु होंगी ठोस होंगी, और ये Hg धातु ही है लेकिन ये क्या है? द्रव है, अपवाद है। तो ये जो उदाहरण हो जाएंगे इसका ठोस में द्रव का, ये अमलगम हो जाएंगे, धातु अमलगम। ठीक है ना? तो धातु अमलगम में जैसे आप मान लीजिए सोना में ही Hg डाल देते हैं, Au में आप डाल दिए Hg, ठीक है, ये क्या हो गया? औरम अमलगम यानी गोल्ड अमलगम। ठीक है, तो हम यहां पे आपको शॉर्ट भी लिखवा देते हैं धातु अमलगम। धातु अमलगम का मतलब समझ गए? जो भी यहाँ धातु मिला होगा उसका अमलगम बनेगा। वो सारे उदाहरण हो जाएंगे किसके? ठोस में द्रव के, क्योंकि ठोस अधिक मात्रा में होगा और द्रव किस मात्रा में होगा? कम मात्रा में होगा। यह बात हुई ठोस में द्रव के उदाहरण की। अगला उदाहरण देखिए, ठोस में गैस। तो जो ठोस की सतह होती है अगर वो छिद्र युक्त है तो उसकी छिद्र युक्त सतह पर गैसों का अधिशोषण होगा, मतलब गैसें ऊपरी सतह पर जमा हो जाएंगी। देखिए दो शब्द आते हैं, अधिशोषण, अवशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है केवल ऊपरी सतह पर फैलना, और अवशोषण का मतलब होता है अंदर गहराई तक चले जाना। पूरे सिस्टम में जब फैल जाएगा तो वो अवशोषण होगा, लेकिन केवल ऊपर ऊपर फैलेगा तो उसे बोलेंगे अधिशोषण। जैसे चौक है, भांट जिसको आप बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया CaCO3 खड़िया का रासायनिक सूत्र है। उसको यदि पानी में आप डालते हो और डालने के 15 सेकंड के बाद निकाल लेते हो तो आप देखते हो पूरा बाहर से भीगा हुआ रहता है, लेकिन तोड़ते हो अंदर तो अंदर सूखा है। तो केवल ऊपर ऊपर पानी गया है तो अधिशोषण है। लेकिन उसको अगर आधा घंटा 1 घंटा तक अंदर छोड़ देते हो तो टोटल जल अंदर घुस जाता है, वो अंदर तक पिघल जाता है, वो हो गया अवशोषण। तो किसी भी गैस का धातु की सतह पर, ऐसी धातु जो कि छिद्र युक्त हो। अब धातुएं छिद्र युक्त होती हैं, यस, संक्रमण धातुएं अधिकांशतः छिद्र युक्त ही होती हैं। जैसे आप टीने का कराकट देखें, एबेस्टास, ठीक है ना, तो देखते हैं तो ठंडे के दिन में जो शीत पड़ती है, रात में देखते हैं धीरे धीरे कराकट से नीचे टपकने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं में जरूर महीन छिद्र होते हैं जो हमको खुली आंखों से तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो पता चल जाते हैं। तो जो संक्रमण धातुएं हैं उसके ऊपर गैस का जो अधिशोषण होगा वो ठोस में गैस का उदाहरण होगा। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण हो सकता है पैरेडियम Pd पर H2 का अधिशोषण। अधिशोषण शब्द लगा रहे हैं, अधिशोषण का मतलब केवल ऊपरी सतह पर वो फैला रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। राइट, ये बात हुई किसकी? ठोस विलयन। उसी तरह आप लोग इसके नीचे इंटरली मारिएगा तो यहाँ पर ये पहला प्रकार था ठोस विलयन का। ठोस विलयन में 3 प्रकार। अब दूसरे नंबर में देखिएगा, दूसरे नंबर में हम डाल रहे हैं द्रव विलयन। जब द्रव विलयन डालेंगे तो देखिए यहाँ पर केवल विलायक बदलेगा, विलय तो रहने वाला है उसी तरह। विलायक अब तीनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण बदलने वाले हैं, तो गौर कीजिएगा। ये इतने उदाहरण आपके काफी थे ठोस के लिए। और अगला जो है आपका
द्रव विलयन, तो द्रव विलयन का मतलब इसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा, देखने से ही लग रहा है। अब द्रव में ठोस, द्रव में ठोस का उदाहरण तो आपके दैनिक जीवन में बहुत है। जैसे जल में आप नमक मिला देते हो तो जल द्रव है, नमक ठोस है। या जल में आप चीनी मिला देते हो, जल क्या है, द्रव है, चीनी क्या है, ठोस है। तो ध्यान दीजिए, H2O में नमक मतलब NaCl, या H2O में चीनी, या H2O में ग्लूकोज, ऐसे बहुत से उदाहरण हो जाएंगे आप, और अपनी ओर से दे देना, हम समझने पर आपको दे रहे हैं। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। विलयन चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है, और हम लोग किसी को फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम लोग आगे चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, राइट। तो आप भी इंडिया वाले हो, आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से समय नहीं है तो दूसरे के चक्कर में कौन पड़ेगा, राइट। और कीजिए, द्रव में द्रव के उदाहरण भी बहुत हैं। जैसे आप अल्कोहल में जल को मिला देते हो, या जल में अल्कोहल को मिला देते हो, राइट। तो ये जो मिश्रण बनेगा वो द्रव में द्रव का बनेगा, राइट। तो H2O तथा अल्कोहल का जो मिश्रण होगा, विलयन होगा, H2O तथा अल्कोहल का फॉर्मूला पता है आपको, ROH होता है अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। नहीं पता होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक नहीं है ये, तो आप पता चल गया बाबू आपको कि जल और अल्कोहल का विलयन जो होगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा, द्रव में द्रव का। इसके अलावा और भी आप उदाहरण अपनी ओर से दे सकते हैं, इसका फिक्स उदाहरण नहीं कि जो हम लिखवाए वही होगा, समझ लो। द्रव में गैस, ऑलरेडी आपको पता है कि जो जल होता है उसमें कुछ गैसें घुली होती हैं। जो जलीय जीव जंतु हैं वो नदी के पानी में जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसमें अल्प मात्रा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ साथ NH3CO2 जैसी गैसें भी घुली रहती हैं, लेकिन वो अल्प मात्रा में होती हैं, जल अधिक मात्रा में होता है। जब कोई इंसान डूबता है तो भी वो कुछ देर के लिए जिंदा रहता है, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन है उसके कारण वो कुछ देर तक जीवित रह सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तो अल्प मात्रा में घुली हुई है गैसें, तो गैसें कम है। कहने का उद्देश्य यह था कि अल्प मात्रा में तो गैसें कम है और द्रव क्या है, ज्यादा है। तो H2O में आप O2 ले लो, H2O में O2, या आप H2O में क्या ले लो, CO2 ले लो। हम ध्रुवीय का ध्रुवीय में उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, अध्रुवीय का भी। तो H2O में O2 ले लो, H2O में CO2 ले लो, या H2O में NH3 ले लो। ये सारे उदाहरण किसमें, द्रव में गैस के हो जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर क्या है वो देखिए। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा गैसीय विलयन। तीसरे नंबर में आप डाल सकते हो गैसीय विलयन, राइट। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है। यहां पर जो विलायक है वो बदलेंगे और ये हो जाएगा गैस, ये भी हो जाएगा गैस, और ये भी हो जाएगा गैस, ठीक है। अमलगम को छोड़ दिए, आराम से उतार लीजिएगा आप। गैस में ठोस, अब उदाहरण इनके बदलेंगे। क्या क्या बदलेंगे वो देख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, गैस में आपको ठोस को डालना है। तो गैस में ठोस, तो ठोस में कौन कौन है, आयोडीन भी है, कपूर भी है। कपूर तो पता है, कपूर ठोस होता है लेकिन वाष्पशील होता है, उसका उदरोपातन होता है, डायरेक्ट वो ठोस से किस में जाता है, गैस में। तो ठोस से गैस में गया, मतलब ठोस किस में गया, गैस में गया। तो ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, गैस में ठोस के, क्योंकि ठोस की मात्रा कम है और गैस की मात्रा क्या है, अधिक है आपके चारों। तो उदाहरण क्या हो सकता है, I2 मतलब आयोडीन या कपूर। I2 भी ठोस होता है लेकिन वाष्पशील है, और कपूर भी ठोस होता है लेकिन वाष्पशील है, ठीक है। जैसे पदार्थों का उदरोपातन, उदरोपातन का आपको पता ही है, डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में चले जाना। तो डायरेक्ट जब ये ठोस से गैस में जाएगा तो जाके गैस में मिलेगा, तो गैस में कौन मिला, ठोस मिला, लेकिन ठोस अल्प मात्रा में मिला। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गैस में ठोस का। अगला देखिए, अगला जो है गैस में द्रव। गैस में द्रव को मिलाना है। आपको पता है बाबू, आपकी चारों ओर जो गैसें घूम रही हैं उसमें यदि जलवाष्प जो है वो जलवाष्प क्या है, जल है। तो वायु में जो भी जलवाष्प है, वायु में
जलवाष्प वो किसका उदाहरण हो जाएगा? गैस में द्रव का, क्योंकि वायु अधिक मात्रा में होगी, जलवाष्प कम मात्रा में। गौर कीजिए, इसके अलावा बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं। जनरली यहाँ पे गैस जब विलायक आता है तो यहाँ पे हम लोग गैस की जगह पे N2 का भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में N2 गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। हम वायु वायु लिख दे रहे हैं, वायु की जगह पर हम N2 गैस भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? N2 है। N2 सबसे अधिक गैस है तो विलायक का काम करेगी, क्योंकि विलायक अधिक होता है, राइट। और वायु में जलवाष्प लिए तो यही हम N2 में क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, CHCl3। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, लेकिन बेहोश करने के लिए रुमाल में जब टच करके किसी को सुनाते हैं तो गैसीय रूप में जाकर मिलता है, तभी जाकर होता है। तो N2 में क्लोरोफॉर्म भी ले लोगे तो इसका उदाहरण होगा। अब गैस में गैस, तो दो वो किसी भी गैस का मिश्रण ले लो जिसमें एक की मात्रा अधिक और एक की मात्रा क्या हो? कम हो। तो देखिए, अधिक मात्रा अभी आपको पता चला कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? N2 गैस होती है। तो N2 में और क्या क्या मिला रहता है? तो N2 में और सारी गैसें मिली हैं, जैसे N2 में O2 है, ठीक है ना, N2 में O2, या N2 में आप डाल सकते हो CO2, ठीक है। और भी गैसें डाल सकते हैं, ETC का मिश्रण भी हो सकता है ये कंप्लीट। तो ये बाती हुई किसकी? गैस में गैस। तो इतना से आपको पता चल गया होगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हम लोगों ने 9 भाग में जो बांटा है वो कैसे बांटा है। अब इस लेक्चर को इतना पर ही स्टॉप करेंगे। हम अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों की बात करेंगे, यानी विलयन की सांद्रता को हम किस किस राशियों के द्वारा व्यक्त करते हैं, सूचित करते हैं, उनका नाम क्या है, संकेत क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूज क्या है। सांद्रता का मतलब आपको ऑलरेडी पहले से पता है, जो कि पहले लेक्चर वीडियो में जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर 1 में बताए हैं। तो उसको आप विलयन चैप्टर के पहले लेक्चर को देख लीजिएगा। सांद्रता का मतलब मात्रा होता है। तो किसकी मात्रा मुख्यतः हम लोग व्यक्त करते हैं विलयन में? विलय की मात्रा को। तो विलय की मात्रा को हम विलयन में किन किन माध्यमों से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर वीडियो में सीखना प्रारंभ करेंगे। ओके।